हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है दिनदर्शी का ये टॉपिक देखने वाले हैं और इस दिनदर्शी का इस टॉपिक में आज हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो बहुत लंबा है बट आपको लास्ट तक देखना है। यदि दिनदर्शी का संबंधित प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जाए, सभी प्रश्नों के उत्तर आप 100% ये वीडियो देखने के बाद दे सकते हो। ऐसा ये वीडियो बनाया गया है। भले इसमें समय लगा है बट आपको यदि कोई सीखना है तो आपको समय देना होगा। आज का टॉपिक है दिनदर्शी का। दिनदर्शी का में जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य वर्ष में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, दिन जो है 365 दिन होते हैं। आप सबको पता है कि साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, तो दिन जो है टोटल 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 52 सप्ताह होते हैं। अब बोलोगे कि 52 सप्ताह सर कैसे आया, तो 365 जो है 365 डिवाइड बाय 7 कर दो इज इक्वल टू 52 आएगा और आपका रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा 1। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। इसीलिए कहा गया है कि टोटल साल में जो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। कितना दिन होता है? 1 दिन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी का जो दिन है, 1 जनवरी का जो दिन है मतलब साल की शुरुआत का पहला दिन और साल के लास्ट दिन, लास्ट मतलब 31 दिसंबर का दिन, 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन, ये दोनों भी जो है एक ही दिन आएगा। मतलब यहाँ देखो 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को गुरुवार है तो 31 दिसंबर को भी गुरुवार है। मतलब साल की शुरुआत और साल का एंड ये दोनों भी एक ही दिन होते हैं। ये आपको याद रखना है। कब? सामान्य वर्ष में। कब? सामान्य वर्ष में। तीसरा, इसके बाद चौथा टॉपिक देखो। चौथा टॉपिक क्या बोल रहा है कि सामान्य वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, सामान्य वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसके अगले दिन से नए वर्ष की शुरुआत होती है। मतलब क्या? जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यदि 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1999 को जो है मान लो रविवार है। ठीक है, 1 जनवरी 1999 को रविवार है तो 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2000 जो है 2000 को क्या हो जाएगा? रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। मतलब एक साल से दूसरे साल में जाते ही एक दिन बढ़ जाता है। इसके पहले वाले मुद्दे में मैंने आपको क्या बताया तीसरे में कि 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को वही दिन होता है। मतलब दूसरा जब साल शुरू होता है उसमें एक दिन हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है, एक दिन आगे चले जाते हैं। ये चौथा जो पॉइंट है इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। जैसे कि 1 जनवरी 1999 जो है 1 जनवरी 1999 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2000 को जो है रविवार होगा। ठीक है, इस प्रकार से सामान्य वर्ष की जानकारी पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जानकारी। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं हम लोग कि लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है, किसे कहा जाता है लीप वर्ष? 366 डे जो है यहाँ पर लीप वर्ष में होते हैं। आप सभी को पता है कि सामान्य वर्ष में जो 365 दिन और 6 घंटा होता है एक दिन में, बराबर है। वही 6 घंटा जो है 4 साल बाद में एक दिन बन जाता है और एक दिन बनने के बाद वो 4 साल बाद में जो एक लीप वर्ष आता है, उसी को हम लोग जो लीप वर्ष कहते हैं। तो इसमें जो है टोटल 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। सामान्य वर्ष में आपने देखे होंगे कि इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा था। रिमाइंडर जो उसमें 1 बच रहा था अगर 7 से उसको डिवाइड किए तो। पर यहाँ पर जो है 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 दिन। ये आपको याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस सन में, जिस किसी सन में, चाहे वो कोई भी सन रहने दो, ठीक है, जिस सन में 4 से निशेष भाग जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2000 है, 2004 है, 2004 में 4 से निशेष भाग जा रहा है, 2000 है, 2000 में 4 से निशेष भाग जा रहा है, उसके बाद 2016 है, 4 से निशेष भाग जा रहा है, उसके बाद 2008 है, 4 से निशेष भाग जा रहा है, 2012 है, 4 से निशेष भाग जा रहा है। ये सभी जो है ये लीप वर्ष है। सभी क्या है? ये लीप वर्ष है। इस प्रकार से आपको ये दिमाग में भर लेना है कि जिस संख्या को, सॉरी जिस सन को 4 से निशेष भाग जाता है मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, वो लीप वर्ष है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ट्विस्ट क्या है यहाँ पर कि यदि मान लो ये जो है यहाँ पर यदि ये
क्या होते हैं, पूर्ण शतक सन होते हैं। पूर्ण शतक सन बोले तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ कि पूर्ण शतक सन मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो 1600 है, ठीक है, 1600 है, ये पूर्ण शतक सन कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको कहा जाता है पूर्ण शतक सन। 1800 है, 1600 को यदि आप 400 से, यहाँ पर देखो अगर पूर्ण शतक सन है तो इनको जो है 400 से निशेष भाग जाना चाहिए, 4 से नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो 1600 को यदि 400 से निशेष भाग जाता है, देखो जाएगा क्या, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 416, ठीक है, पूरा पूरा भाग गया। मतलब पूर्ण शतक सन को यदि 400 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब वो लीप वर्ष है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, पूर्ण शतक सन का ही 1800 को 400 से भाग जाता है क्या, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, अब 416 बचता है 2 रिमाइंडर, मतलब 1800 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, 1800 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1996 जो है ये क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि 96 को जो है 4 से भाग जाता है। 2004 ये लीप वर्ष है, 2008 ये लीप वर्ष है, 2012 ये लीप वर्ष है, 2016 ये लीप वर्ष है। 2016 में आपको 4-4 साल बढ़ाते जाना है तो आपको लीप वर्ष आसानी से मिलते जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो उसको 4 से भाग देके देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। अब इसके बाद वाली इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष को ऐसे पहचानना है, मैं आपको बता दिया, कोई भी सन है उसको आपको 4 से भाग देना है पहले। अगर आप 4 से भाग देते हो और उसको निशेष भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर में 0 बचता है, इसका मतलब वो जो है लीप वर्ष है। और पूर्ण शतक जो है, पूर्ण शतक वर्ष जो होते हैं, पूर्ण शतक वर्ष को यदि 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, ये हमने क्लियर किए। अब चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि 2 जनवरी का दिन, जैसे सामान्य वर्ष में हमने क्या देखे थे कि 1 जनवरी का दिन और 31 जनवरी का दिन, ये दोनों भी जो है, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 तारीख को भी रविवार होगा। बट लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 जनवरी का जो दिन होता है वो 31 दिसंबर का भी होता है। ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमने देखे, ठीक है, सामान्य और लीप वर्ष में। इसके बाद लीप वर्ष में 1 और 2 जनवरी का दिन ये 53 बार आता है। सामान्य में हमने क्या देखे थे, सामान्य में हमने देखे थे कि 1 जनवरी का दिन जो होता है वो 53 बार आता है। बट लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन और बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसमें 1 तारीख और 2 तारीख, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन जो है वो 53 बार आता है। मतलब 52 सप्ताह होते तो 52 बार तो आएगा ही, पर ये 2 दिन जो है लीप वर्ष में एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 52 सप्ताह और 2 दिन, तो इसीलिए जो है जनवरी का 1 तारीख और 2 तारीख जो है उसका जो दिन होता है, मान लो वो संडे मंडे, तो वो दिन जो है फिर से रिपीट हो जाएंगे, मतलब 53 टाइम्स आएंगे, वो 53 टाइम्स आएंगे। अब इस प्रकार से लीप वर्ष के बारे में जान लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महीनों से जुड़ी जानकारियां। महीनों से जुड़ी जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़े कि सामान्य वर्ष से संबंधित जानकारियां, मतलब साल से संबंधित जानकारी, और लीप वर्ष से संबंधित जानकारी, ये 2 प्रकार की जानकारी पढ़े, ठीक है। अब पढ़ने वाले हम लोग महीनों से जुड़ी जानकारियां। यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, तो हो सके तो जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं महीनों से जुड़ी जानकारियां। अब ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए लिख के दे रहा हूं ताकि जो है आपको यदि वीडियो समझने में या कंटेंट समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिपीट करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। और इसीलिए आपके पास ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपके पास उसकी जानकारी पूरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको जानकारी कंप्लीट होती है तो 100% आप जो प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे, वो भी हम लोग आगे देखने वाले। तो महीनों से जुड़ी जानकारी क्या है, तो वही दिन आप सबको पता होना चाहिए कि जो दिन पहला दिन और उसके बाद 7वां दिन, ठीक है, वो क्या होते हैं, वही दिन 7 दिनों बाद फिर से आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर जो है 1 तारीख को क्या है, 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी को मान लो एग्जाम्पल, 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो ये 7 दिनों बाद मतलब 8 तारीख को फिर से क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा। 8 तारीख क्या आ जाएगा,
रविवार आ जाएगा। मतलब ये हो गया, देखो अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दे रहा हूं। ये 1 तारीख हो गई, ये 2 तारीख, ये 3 तारीख, ये 4 तारीख, ये 5 तारीख, ये 6 तारीख, ये 7 तारीख और ये 8 तारीख। ठीक है, तो ये हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आ गया रविवार 8 तारीख को, तो 8 तारीख को फिर से क्या आ गया, रविवार आ गया। 1 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक हो गया शनिवार, और फिर से जो 8 तारीख को रविवार आ गया। मतलब 7 दिन के बाद फिर से क्या होता है, वही दिन आ जाता है। इसीलिए मैं आपको ये समझा दिया कि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है। तो आप सबको पता है कि महीने में कितने दिन होते हैं। तो महीने में जो है, या तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जनवरी महीने में जो है 31 दिन होते हैं, फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप दिन दर्शिका से संबंधित कोई भी प्रश्न ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला मैंने कि 7 दिनों के बाद वही दिन फिर से आता है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर समझाया भी। अब 30 दिनों वाले माह में क्या होता है, 30 दिन वाले महीने, 30 दिन वाले महीने कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। 30 दिन वाले महीने कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है। तो अप्रैल जो ये 30 दिन वाला महीना है। तो मान लो अप्रैल का ही बता दे रहा हूं आपको कि अप्रैल में जो है, जो 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन आएगा वो 29 और 30 को भी आएगा, 29 और 30 को भी आएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पे ऐड करता हूं मैं कि 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन है, वो दिन जो है महीने में 5 बार आएगा। क्यों आएगा, क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि अप्रैल महीने में 30 डेज है। ठीक है, अब इसको 7 से आप भाग करो, 728। ठीक है, मतलब बाकी दिन जो है क्या होगा, 1 तारीख और 2 तारीख के छोड़ के बाकी दिन जो है वो 4 बार आएंगे। और फिर यहाँ 2 दिन रिमाइंडर 2 बच जाता है। तो 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख के दिन जो है वो 29 और 30 तारीख को आएंगे। ठीक है, इस प्रकार समझ गए। अब यही इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि 31 दिन के माह, जो 31 दिन का अगर कोई माह है, महीना है, तो उसमें क्या होगा, उसको भी 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 31 माह को 7 से डिवाइड करो, क्या बचता है, 3 डेज बच जाता है। ठीक है, तो 3 दिन मतलब 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी। एग्जाम्पल लिया मैंने, मार्च में भी वही होगा, अप्रैल में भी वही होगा। जो शुरुआत के दिन होते हैं वो अधिक रिपीट होते हैं, वो 5 बार आते हैं। शुरुआत की मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के दिन, 1 तारीख, 2 तारीख के दिन, वो जो है फिर बाद में 5 बार आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे 31 का महीना है, मतलब मान लो ये है अगस्त माह की बात करते हैं, 31 का है। ठीक है, अगर 1 तारीख को अगस्त 1 तारीख, अगस्त 2 तारीख और अगस्त 3 तारीख को जो दिन है वो 5 बार आएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 3 बचा हुआ है। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको सबसे पहले ही बता दिया मैंने कि 7 से जो है उसको डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन बाद जो है वही दिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन बच जाते हैं। तो 3 दिन बच जाते हैं, मतलब ये जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का जो दिन था, 1 तारीख, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त का, वो फिर से जो है 29, 30 और 31 को रिपीट हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, तब आप जो है दिन दर्शिका संबंधित प्रश्न जो है सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट जो है आपको आज मैं दिन दर्शिका पर आधारित प्रश्न समझा के ही जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक था सामान्य वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने। सामान्य वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने ऐसे कौन से हैं जिसमें दिन और तारीख ये दोनों भी समान रहते हैं, कैसे पता चलेगा आपको। तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये आपको अपने दिमाग में भर लेना है। बार बार भले आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आप एक बार में इस टॉपिक को बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। हो सकता है आपको 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े। आपको पढ़ना है, समय देना है, समय देना होगा यदि आपको कोई टॉपिक को समझना है। तो देखो यहाँ जनवरी महीना है, तो जनवरी महीना और अक्टूबर महीना, जनवरी महीना आपको पता है कि 31 का होता है, अक्टूबर महीना भी 31 का होता है। बट इन दिनों की खासियत क्या है, इन दोनों महीनों की खासियत क्या है कि इन दोनों महीनों में 1 जनवरी को मान लो अगर रविवार है तो 1 अक्टूबर को भी रविवार रहेगा। 2 जनवरी को मान लो
मान लो आप अपने हिसाब से गुरुवार है, शुक्रवार है, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को भी गुरुवार शुक्रवार ही रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताएगी कि जनवरी महीना और अक्टूबर महीना के जो दिन है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर कैलेंडर में भी दिखा दे रहा हूँ। देखो जनवरी महीना है तो जनवरी महीने में 1 तारीख को क्या है, रविवार है। तो अक्टूबर महीने में जो वही 1 तारीख को क्या है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर महीना देखो, अक्टूबर महीने में भी जो है 1 तारीख को क्या है, रविवार है। अक्टूबर महीने में भी 1 तारीख को क्या है, रविवार है। अक्टूबर महीना 2023 रविवार है। मतलब यहाँ बताया गया है कि सामान्य वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने कौन कौन से। तो जनवरी महीना और अक्टूबर महीना में, अगर जनवरी महीना में 1 तारीख जो है, 1 तारीख को अगर मान लो 1 तारीख को अगर रविवार है, तो 1 तारीख को अगर रविवार है, मान लो जनवरी महीने की 1 तारीख को रविवार है, तो अक्टूबर के 1 तारीख को भी जो क्या होगा, 1 तारीख को रविवार होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, सेम दिन सेम तारीख सेम दिन, ये होता है। फरवरी महीने में सेम वैसी, फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी महीना, मार्च महीना और नवंबर महीना। फरवरी महीने के मान लो 1 तारीख को अगर बुधवार है, तो मार्च की भी 1 तारीख को बुधवार ही होगा, नवंबर की भी 1 तारीख को बुधवार ही होगा। ये भी आपको दिमाग में भरना है। फरवरी, मार्च और नवंबर इन तीनों की जोड़ी है। जनवरी और अक्टूबर की जोड़ी है, फरवरी, मार्च और नवंबर की जोड़ी है, अप्रैल और जुलाई की जोड़ी है, सितंबर और दिसंबर की जोड़ी है। सितंबर और दिसंबर में भी क्या होता है, जो दिन होता है वही वार होता है। मतलब सितंबर की 1 तारीख को मान लो बुधवार है, तो दिसंबर की 1 तारीख को भी बुधवार होगा। ये भी छोटी सी इंफॉर्मेशन भले ही आपको लग रही हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बेस पे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये सभी महीने जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये महीने की जो पेयर दिया है यहाँ पर, ये महीनों के दिन और तारीख ये दोनों भी सेम है, दिन और तारीख दोनों भी सेम है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लीप वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने। अभी इसके पहले हमने सामान्य वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने के बारे में देखे थे। अब देखने वाले हैं कि लीप वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत से लोग जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको लेके शॉर्ट में समझाते हैं, आपको 10 मिनट में 15 मिनट में समझा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेकर के, बट वो पर्याप्त नहीं है। आपको ये टॉपिक को समझने के लिए उसके डिटेल्स में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट यूज करते हो तो 100% बता दे रहा हूं कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाओगे। इसीलिए ये आपके पास डिटेल्स जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं सब चीजें लिख के दे रहा हूं अलग अलग। ठीक है, लीप वर्ष में दिन और तारीख समान रहने वाले महीने कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी जो है हमने देखे थे कि जनवरी और कौन सा महीना, अक्टूबर महीना, वो दोनों की जो है तारीख समान थी। 1 तारीख 2 तारीख को जो दिन आता था वही सेम जो है अक्टूबर महीने में भी आता था। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए। कैसे आए, देखो जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अगर 1 तारीख को, जनवरी के 1 तारीख को मान लो रविवार है, तो 1 अप्रैल को भी रविवार रहेगा, 1 जुलाई को भी रविवार रहेगा। और ये चेंजेस आए क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फरवरी महीना होता है लीप वर्ष में, वो 29 का होता है। कितने का होता है, 29 का होता है, और इसी वजह से ये चेंजेस आए हैं। अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फरवरी और अगस्त महीना। फरवरी और अगस्त महीना ये दोनों भी जो है, फरवरी की 1 तारीख को, अगस्त की 1 तारीख, ये दोनों भी सेम होती है, वही दिन होता है। ठीक है, मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर, ये जो हमने देखे थे सामान्य वर्ष में भी कि सितंबर और दिसंबर जो है, ये दोनों महीने के 1 तारीख को मान लो शुक्रवार है, तो दिसंबर के 1 तारीख को भी शुक्रवार होगा। सितंबर के 5 तारीख को यदि गुरुवार है, तो दिसंबर के 5 तारीख को भी गुरुवार होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको जो इसको दिमाग में डालना है कि लीप वर्ष में क्या और सामान्य वर्ष में क्या। सामान्य वर्ष में कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें तारीखें सेम होती है, सेम डेज को। ठीक है, वैसे ही लीप वर्ष के बारे में भी आपको जानकारी कंप्लीट जो अपने दिमाग में भर लेना है, क्योंकि ये सब जानकारी आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब किसी भी जानकारी की जरूरत आपको पड़ सकती है, और उस समय आपके पास ये डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है। डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सब चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख के दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो कुछ
इसके बाद हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें पढ़ने वाले इसमें कि दिनदर्शिका में और भी क्या इंपॉर्टेंट होता है इसके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो देख लेते सबसे पहले कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये दो इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि, भारतीय स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, शिक्षक दिवस, बाल दिवस एक ही बार आता है। मतलब चाहे वो लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि हो, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वो शिक्षक दिवस हो, चाहे वो बाल दिवस हो, ये सभी जो है एक ही दिन को आते हैं। अगर एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि अगर रविवार को आती है तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी जो उसी साल में रविवार को ही आएगा। इतना आप क्लियर याद रखो दिमाग में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र दिवस। ठीक है, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी जयंती, नाताल, ठीक है, एक ही बार आता है। मतलब महाराष्ट्र दिवस, महात्मा गांधी की जयंती और नाताल ये तीनों भी जो है एक ही वार को आते हैं, एक ही दिन को आते हैं। अगर महाराष्ट्र दिवस जो रविवार को है तो नाताल भी रविवार को ही होगा और महात्मा गांधी जयंती भी रविवार को ही होंगी। इतना आप याद रखो। मतलब प्रश्न आपको तो आ सकता है, कैसे आएगा कि महाराष्ट्र दिवस यदि रविवार को है तो नाताल जो है वो किस वार को होगा। ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तब आपको जो है ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती और नाताल ये तीनों भी एक ही दिन आते हैं तो रविवार को ही आएगा। इस प्रकार से जो है इसीलिए आपको ये जानकारी पता होना बहुत जरूरी है कि लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि, भारतीय स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस एक ही दिन को आते हैं। महाराष्ट्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती और नाताल ये भी एक ही दिन को आते हैं। उसके बाद आपको पता है कि दिन विशेष, आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर 3 जनवरी को जो है बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कभी 30 जनवरी को जो है हुतात्मा दिवस होता है, कभी मतलब हमेशा ही होता है। 30 जनवरी को जो है हुतात्मा दिवस होता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिन होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन होता है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस जिसको कामगार दिन भी कहा जाता है, 9 अगस्त को क्रांति दिवस होता है, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि होती है, यहाँ पर 14 नवंबर को बालक दिवस होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग दिन जो है अलग अलग दिन विशेष होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैं सभी दिन विशेष नहीं लिख पाऊंगा, बहुत से दिन विशेष है तो ये सभी दिन विशेष आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़े कि लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि और भारतीय स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस एक ही दिन आता है, तो इसमें जो आपको यहाँ पर मदद हो जाएगी। दूसरी बात और भी है कि यहाँ पर जो अगर आपको दिन ना दिया हो, 8 मार्च 10 मार्च न दिया हो और दिया हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन को रविवार है तो 1 अगस्त को कौन सा वार आएगा। अब आपको यही पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कब मनाया जाता है तो आप जो है 1 अगस्त कब आएगा ये पता ही नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो जो है 8 मार्च को आता है, तो 8 मार्च से फिर आगे जो 1 अगस्त तक आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, कितने दिन होते हैं और कितने दिन रिमाइंडिंग बचते हैं उसके हिसाब से हमको दिन निकालना होगा। तो उसके एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले, डोंट वरी। बट ये सभी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी जा रही है वो सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए दिनदर्शिका के लिए, दिनदर्शिका के प्रश्नों के उत्तर सवाल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो है आपको ये सभी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल पे आने वाले हैं। जितनी भी जानकारी थी इससे संबंधित मैंने आपको दे दिया हूं। अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, अभी तक जो भी जानकारी हमने पढ़े उसी जानकारी के बेस पे हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, आपको भी पता है। और ये वीडियो जो है अगर आपको समझना है दिनदर्शिका ये टॉपिक यदि आपको समझना है तो इसको आपको लास्ट तक देखना होगा, तब आपको 100% समझेगा। अभी जो भी जानकारी हम लोगों ने पढ़े शुरुआत से लेके अभी तक वो सभी जानकारी अब जो है इन एग्जाम्पल्स में यूज होने वाली है। कैसे वो देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत तारीख कौन सी है, गलत तारीख कौन सी है वो हमको देखना है। 31/1/2008
31/1/2008। आपको पता है कि जनवरी महीना 31 का होता है, इसका मतलब ये तो सही है। 30/5/2008 मई का महीना है, मतलब उसमें भी 30 तारीख है, राइट। तो 30/5/2008 ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। 29/2/2008 क्या ये सही है? 29/2/2008 इसको चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे महीने में क्या होता है, एक्चुअली दूसरे महीने में महीना ये लीप वर्ष भी हो सकता है, या तो फिर 28 दिन का या 29 दिन का हो सकता है। तो 2008 लीप वर्ष है क्या, ये पता करना है। कैसे पता करूंगी, मैंने आपको बताया था क्या करना है कि 2000 जो है 8 को आपको 4 से भाग देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये लीप वर्ष है, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, इसका रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2008 ये लीप वर्ष है। आपको पता है कि 4 की कसौटी पता है, अगर इसके इकाई और दहाई के नंबर को 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब उस पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा, तो 8 जो है वो 4 की पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8। इसका मतलब 2008 जो है ये लीप वर्ष है, इसका मतलब ये भी तारीख सही है। अब ये देखते हैं 31/11/2008, ये जो है ये भी लीप वर्ष है, बट यहाँ 11वां महीना है। बट 11वां महीना जो होता है, नवंबर का जो महीना होता है, वो नवंबर का महीना आपको पता है 30 का होता है, 31 का नहीं होता। इसीलिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो 31 जो है ये नवंबर महीना 31 का होता नहीं है, दिसंबर महीना जो 31 का होता है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही आसान था। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 ये आपका आंसर है। तो 4 नंबर का गोला आपको अपनी एग्जाम में भर देना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे होंगे, आपको दिनदर्शिका पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे। हर जगह हर प्रकार की एग्जाम में जो 4 ही ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होता है, वो सही ऑप्शन जो आपको आपके आंसर शीट में भरना होता है। तो आप जो चौथे नंबर का ऑप्शन भर देना इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है। अगर सूचना पढ़ने में आपने गलती किए तो हो सकता है कि आपका उत्तर गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है ये बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1800 ये लीप वर्ष है क्या। मैंने आपको बोला था कि ऐसा अगर पूर्ण शतक सन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, 400 से निशेष भाग जाता है। क्या 1800 को 400 से भाग जा रहा है क्या, देखो 400 से भाग जा रहा है क्या, 0 0 कट 0 0 कट। बट 4 के पहाड़े में 18 आता है क्या, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 4 4 16 और 2 जो है यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब कौन सा लीप वर्ष नहीं है बोला है, मतलब पहला ही लीप वर्ष नहीं है। तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखते हो तो आप खुद का समय बर्बाद कर रहे हो, सोच लेना आप, ठीक है। यहाँ पर पहला ही मैंने ऑप्शन उठाया था 1800, ये लीप वर्ष है या नहीं, अगर ये चेक करना है। ये पूर्ण शतक सन है, पूर्ण शतक सन में मैंने बोला था आपको कि उसको 400 से निशेष भाग जाना चाहिए, 4 से नहीं, 400 से अगर उसको निशेष भाग जाता है तब जो है वो लीप वर्ष होते हैं, ये माना जाता है। पर 1800 को बिल्कुल भी 400 से भाग नहीं जाता है, रिमाइंडर 2 बचता है, इसीलिए जो है यहाँ पर 1800 जो है ये लीप वर्ष नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी महीने के 8 तारीख को मंगलवार था, किसी महीने के 8 तारीख को मंगलवार था, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, 25 से 8 तारीख के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालना पड़ता है। तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा, अब आप या तो 8 से 25 तक गिनो, या 25 में से जो है 25 माइनस अगर 8 करते हो तो कितना आता है, देख लो कितना आता है, 15 में से 8 गया 7 और यहां बचेगा 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17। अब देखते हैं सही में 17 दिन बचते हैं क्या नहीं, कैसे पता चलेगा। 8 जो है 8 तारीख से आगे गिनो, 8 9 10 और वो कितने दिन हो गए, 15 दिन, 15 16 17 दिन बराबर आ गया। अब 17 को क्या करो, आप सबको पता है कि 7 दिन बाद में वही दिन आता है। इसका मतलब 17 को जो है आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 1 8 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 15 16 17, 3 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया
3 बज गया है। अब 3 बज गया, इसका मतलब 3 दिन हमको आगे बढ़ना होगा। तो ये मंगलवार है, मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3rd आएगा। शुक्रवार है यहाँ पर। कैसे किए इसको? बड़ा ही आसान था। 8 तारीख के आगे 25 तारीख तक हमने दिन निकाले, टोटल दिन निकले हमारे 17 दिन, और 17 को जो है 7 से भाग कर दो। 7 से भाग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक दिन जो है, मान लो रविवार है, वो 7 दिन के बाद फिर से आता है, इसीलिए यहाँ पर 7 से भाग किया जाता है। ठीक है, 7 से भाग कर दो, 3 दिन बच गए, 3 दिन बचे तो 3 दिन आप आगे बढ़ा दो। मंगलवार था, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देता मैं, आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है कि मार्च महीने के 3 तारीख को, मार्च महीने के 3 तारीख को रविवार है। मार्च महीने की 3 तारीख को रविवार है। साल कौन सा है मुझे नहीं पता। मार्च महीने के 3 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने, तो उस महीने में कौन सा दिन ये 5 बार नहीं आएगा? 5 बार नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखो, अभी जो जानकारी हमने इसके पहले पढ़े वो अब काम आ रही है। कैसे काम आ रही है? मार्च महीना आपको पता है कि मार्च महीने में मैंने आपको बताया था कि मार्च महीना जो है ये 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? मार्च महीना 31 दिन का होता है। 31 दिन का होता है मतलब यहाँ पर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 5 बार आते हैं। वो कितने बार आते हैं? 5 बार आते हैं। 5 बार आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोला है कि मार्च महीने की 3 तारीख को रविवार था। 3 तारीख को रविवार था, यहाँ रविवार था, इसका मतलब सीधी सी बात है 2 तारीख को क्या आ जाएगा? यहाँ रविवार था तो यहाँ पर शनिवार आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? शनिवार है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। सीधी सी बात है। 1 तारीख को शुक्रवार था, 2 तारीख को शनिवार था और 3 तारीख को रविवार था। तो ये तीनों बार जो है ये 5 बार आएंगे। तीनों बार जो है 5 बार आएंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है आपको कि कौन सा वार ऐसा है जो 5 बार नहीं आएगा? राइट, कौन सा वार ऐसा है जो 5 बार नहीं आएगा? तो यहां से अगर तीनों यहां पर है ऑप्शन में तो वो 5 बार आएंगे। उसके अलावा कोई और है तो वो आपका होगा आंसर। ठीक है, तो रविवार, रविवार है यहाँ पर, गुरुवार, गुरुवार नहीं है, शुक्रवार है, शनिवार है। मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो है ये 5 बार आएंगे, बट गुरुवार ये 5 बार नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर होगा। तो आंसर शीट में आपको जो 2 नंबर का आंसर भर देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो 2 जनवरी 2005 को यदि रविवार था तो उसी वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा? ये पूछा गया है। तो ये जो है 2005 जो ये लीप वर्ष नहीं है, ये आपको पता है लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब आपको ये भी बताया था मैंने इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि 1 जनवरी को जो वार आएगा वही वार जो है 31 दिसंबर को भी आएगा, ये बोला था मैंने। तो और ये भी बताया था कि जो 1 जनवरी का दिन जो होता है वो 53 बार आता है, बाकी जो है 52 बार आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामान्य वर्ष होता है उस सामान्य वर्ष में टोटल जो है ये 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो है 1 जनवरी का वार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर रविवार है 2 जनवरी को, तो 1 जनवरी को क्या आएगा? 1 जनवरी को सीधी सी बात है, 1 जनवरी को क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। शनिवार आ जाएगा 1 जनवरी को शनिवार आएगा। तो 1 जनवरी का जो वार है, 1 जनवरी का वार जो है कितने बार आएगा? 53 बार आएगा। तो शनिवार जो यहाँ पर ऑप्शन में है, देखो पहला ही आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका? बड़ा ही आसान आंसर था। ये सब आसान क्यों हो रहा है आपको पता है? ये सब आसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इसके पहले इसकी डिटेल जानकारी पढ़ चुके हो। यदि वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती तो ये जो है आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, यदि ये आप बिल्कुल भी कर नहीं पाते। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर क्या है? पहला, ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बड़े आसानी से आंसर निकाल लिए, क्योंकि सामान्य वर्ष में आपको पता है कि सामान्य वर्ष में 1 तारीख को जो वार आता है वही वार जो है 53 बार आता है, बाकी सभी वार 52 बार आते हैं। अब 6वां प्रश्न,
क्या बोला, 15 अगस्त 2003 को शनिवार है, तो उसी वर्ष बालक दिवस कौन से वार को होगा। मैंने आपको एक विशेष जानकारी बताया था, उस विशेष जानकारी मैंने बताया था कि 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस और बालक दिवस एक ही वार को आते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 15 अगस्त और बालक दिवस एक ही वार को आते हैं। मतलब अगर 15 अगस्त शनिवार को है तो बालक दिवस भी शनिवार को ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर होगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि सभी जानकारी जो है आपको पहले ही पढ़ लेना है, याद करना है, तो आपको जो है आपको इसका आंसर बड़े आसानी से मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 ही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 अगस्त जो है 15 अगस्त और बालक दिन जो है बालक दिन एक ही वार को आते हैं, एक ही वार को आते हैं, एक ही वार को आते हैं। या जानकारी के लिए बता दिया आपको कि 15 अगस्त और बालक दिन ये एक ही वार को आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। इस प्रकार से जो है आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में रखना है। वीडियो भले ही लंबा है बट यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी जरूर मिल रही है, ठीक है। तो ये दिन दर्शिका के बारे में अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो आपको समझाए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 7वां, 24 मार्च 2003 को यदि सोमवार था, ये लीप वर्ष नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो 24 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा। अब आपको इसकी भी एक इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्या होता है, 24 मार्च से लेके तो 24 मार्च 2003 से लेके तो 2004 तक, मतलब 1 साल का डिस्टेंस है, 1 साल का डिस्टेंस है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 2004 मतलब ये लीप वर्ष है, और यहाँ 25 मार्च है मतलब लीप वर्ष यहाँ पर काउंट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी महीने का एक दिन जो है ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो क्या होता है, लीप वर्ष रहा तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं। 2003 से आप जब 2004 में जाओगे तो यहाँ पर जो है 2 दिन आपके आगे बढ़ जाएंगे। कब, 24 मार्च से 24 मार्च तक। और यहाँ पर दिया है 25 मार्च, मतलब एक दिन और बढ़ेगा, +1 3 दिन बढ़ा दो भैया, ठीक है। कितना दिन बढ़ाना है, 3 दिन बढ़ा देना है। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सामान्य वर्ष से अगर आप लीप वर्ष में जा रहे हो और फरवरी महीना उसमें अगर है, जैसे कि मार्च तक लिया गया, मतलब फरवरी महीना काउंट है, एक दिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हो तो 1 दिन बढ़ता है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हो तो 2 दिन बढ़ता है। इतना याद रखो आप, ठीक है, अपने दिमाग में। तो यह है सामान्य वर्ष, ये है सामान्य वर्ष, और ये है लीप वर्ष, यह है लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में जब सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हो, सामान्य से लीप में जाते हो, तो क्या होता है, 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो 2 दिन बढ़ गया। तो 2 दिन बढ़ने के बाद यहाँ पर 24 मार्च तक, 24 मार्च 2004 तक क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा, पर 25 मार्च मतलब 1 दिन और बढ़ेगा, +1 डेज, मतलब ये 3 दिन बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार था तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो गुरुवार आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आपको जो है फाइंड आउट करना है। ये जितना डिटेल में आप पढ़ोगे उतना आपका इसका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, अप्रैल महीने की 4 तारीख को गुरुवार होगा, अप्रैल महीने की 4 तारीख को गुरुवार होगा, तो उसी महीने का अंतिम शुक्रवार कौन से तारीख का होगा। अब 4 तारीख को क्या है, सबसे पहले देखो कि पहला शुक्रवार कौन सी तारीख को आता है, ये हमको देखना पड़ेगा, बराबर है। तो 4 तारीख को गुरुवार है, 4 तारीख को गुरुवार है, मतलब 5 तारीख को शुक्रवार है, सीधी सी बात है, 5 तारीख को शुक्रवार है, बराबर है। अब 5 में क्या करो आप, 5 में आगे बढ़ते जाओ, 5 के बाद कितने तारीख को शुक्रवार आएगा, 5 + 7 12 तारीख को आएगा शुक्रवार, फिर से शुक्रवार आएगा। उसके बाद 12 के बाद फिर से आप 7 जोड़ दो, 12 7 कितना हो गया, 19 को फिर से शुक्रवार आएगा, राइट। 19 के बाद 7 और जोड़ दो, तो यहाँ पर 25 को कि 26 को, 26 को, राइट, 26 को क्या होगा, फिर से शुक्रवार आ जाएगा। अब उसके बाद अप्रैल महीना 30 का ही होता है, तो फिर 7 और जोड़ सकते हैं या नहीं, तो 26 तारीख जो है
यहाँ पर 9 + 7 करें तो 26 आता है। तो 26 तारीख को शुक्रवार आएगा, जो अंतिम शुक्रवार होगा अप्रैल महीने का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या करना था, सबसे पहला शुक्रवार निकालना था। शुक्रवार निकालने के बाद फिर दूसरा शुक्रवार कब आएगा, फिर तीसरा कब आएगा, फिर चौथा कब आएगा, ऐसा निकाल लिए तो आसानी से हमको मिल गया कि 26 तारीख को जो है आपका लास्ट शुक्रवार आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो हमीद का जन्म जो है बुधवार दिनांक 21 मार्च 2012 को हुआ है। 21 मार्च 2012 को हुआ है, मतलब फरवरी महीने को काउंट यहाँ पर नहीं किया गया है। उसका तीसरा जन्मदिन किन दिन कौन से दिन आया होगा, तीसरा जन्मदिन। अब ये हमीद का जो है जन्म बुधवार को हुआ, ठीक है, 21 मार्च को 2012 को पहला जन्मदिन था 21 मार्च को। तो तीसरा जन्मदिन कब आएगा, ये था पहला। दूसरा जन्मदिन कब आएगा, 2013 को आएगा। 2013 21 मार्च, जिसमें एक दिन बढ़ जाएगा। अब आपके मन में अगर प्रश्न होगा कि सर 2012 तो लीप वर्ष है, फिर आप एक दिन क्यों बढ़ा रहे हो। आपको ये बात बता दूं, यहाँ पर जो मार्च महीना लिया गया है, फरवरी महीना काउंट नहीं है। अगर फरवरी महीना काउंट रहता तो 2 दिन हमको आगे बढ़ना पड़ता, बराबर है। पर यहाँ मार्च महीने से लिया गया है, तो मार्च से मार्च 2013 जाएंगे हम अगर, तो यहाँ पर जो है फरवरी महीना काउंट नहीं हो रहा, इसलिए एक ही दिन बढ़ेगा। तो 13 में उसका दूसरा बर्थडे रहेगा और 14 में जो है उसका तीसरा बर्थडे रहेगा, ठीक है, 21 मार्च को। तो यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 2 दिन। तो यहाँ पर बुधवार है तो गुरुवार शुक्रवार ये आएगा, ठीक है। तो उसका बर्थडे जो है वो आएगा शुक्रवार को। कौन सी दिन को आएगा, शुक्रवार को आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमको फाइंड आउट करना होता है। बड़ा ही आसान था। हमीद का जन्म जो है बुधवार को 21 मार्च 2012 को हुआ। सिर्फ क्या होता है, 2012 से हमको तीसरे बर्थडे पे जाना है। ये पहले बर्थडे था, ये पहले बर्थडे। अब हमको तीसरे बर्थडे पे जाना है, तो 2012 से 13 में जाऊंगी तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है। अब ये 2012 भले ही लीप वर्ष है, बट यहाँ पर फरवरी महीना काउंट है या नहीं है। अगर काउंट होता तो भी 2 दिन बढ़ता, पर काउंट नहीं है, मतलब एक दिन बढ़ेगा। और 2014 को उसका तीसरा बर्थडे रहेगा, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, क्योंकि सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ना होता है। तो तीसरे बर्थडे को 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बुधवार था, गुरुवार और शुक्रवार, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो गुरुवार शुक्रवार, तो शुक्रवार जो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो फाइंड आउट करना है। तीसरा ऑप्शन जो है सही आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये देख लो आप। किसी वर्ष कामगार दिवस सोमवार को आया हो, किसी वर्ष कामगार दिवस सोमवार को आया हो, तो उसी वर्ष लाल बहादुर शास्त्री जयंती कौन से दिन आया होगा। मैंने आपको दिन विशेष बताया था, आपको याद होगा, और उसके बाजू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि ये जो कामगार दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है, दोनों भी एक ही दिन आती है। इसका मतलब सोमवार को जो है कामगार दिवस था, तो लाल बहादुर जयंती भी जो सोमवार को ही होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिया, ये वीडियो इतना सारा लंबा इसीलिए बनाया गया है ताकि दिन दर्शिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। भले ही आपका समय जाएगा, बट आपको इसमें डिटेल जानकारी मिलेगी। कोई भी प्रश्न आपको पूछने दो दिन दर्शिका से संबंधित, आप 100% उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। पर इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना होगा। जब तक आपको पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, इसके बाद 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोला है कि वर्षा जो है ये शैलजा से 187 दिन छोटी है और उसका जन्मदिन यदि रविवार को है, तो उसके पहले तो शैलजा का जन्म हुआ है, बराबर है। हमको और बेग जाना पड़ेगा हो, तो शैलजा का जन्मदिन कौन से दिन हुआ होगा। अब वर्षा कितनी दिन छोटी है, 187 दिन छोटी है शैलजा से, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करो, 187 जो है उसको डिवाइड कर दो किससे, 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कट जाता है और यहाँ आता है 5, यहाँ आएगा 5, ओनली 5, ठीक है। 7 दूनी 14, 47, 47 को अगर 7 पर 35, 7 से 8 56, 7 से 3 50, 7 से 42, बराबर है, 42 हो गया। तो यहाँ पर 5 बच गया। तो 5 दिन जो है शैलजा
क्या है, शैलजा बड़ी है ना वर्षा से, शैलजा बड़ी है, मतलब शैलजा का बर्थडे उससे भी पहले आएगा, मतलब 5 दिन हम लोग पीछे जाएंगे, 5 दिन हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो अगर उसका वर्षा का रविवार को है तो 5 दिन बैक जाएंगे तो शैलजा का हमको बर्थडे मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रविवार से बैक जाते हैं तो हमारा आंसर आता है मंगलवार। 5 दिन पीछे जाओगे आप तो आपको आंसर मिलेगा मंगलवार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, योगेश सुयश से 8 दिन बड़ा है, हर्षद सुयश से 5 दिन छोटा है। यदि क्रिसमस डे के दिन हर्षद का जन्म हुआ, हर्षद का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ, ठीक है, दिसंबर को हुआ। आपको पता है कि ये 25 दिसंबर को अगर मान लो हर्षद का जन्म हुआ तो हर्षद सुयश से क्या है, 5 दिन का छोटा है, मतलब सुयश उससे 5 दिन बड़ा है। तो 25 मतलब 30 दिसंबर को किसका जन्म हुआ, सुयश का। सुयश का जन्म कब हुआ, 30 दिसंबर को। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 30 दिसंबर को जो सुयश का जन्म हुआ, दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को सुयश का जन्म हुआ। अब क्या बोला था कि सुयश जो है, योगेश सुयश से 8 दिन बड़ा है, सुयश से 8 दिन बड़ा है, मतलब 30 + 8। अब दिसंबर महीना है, मतलब 31 का होगा, राइट। इसका मतलब कौन सी तारीख आ जाएगी, 7 जनवरी आ जाएगा, बराबर। कितना दिन आ जाएगा, 7 जनवरी को जो है योगेश का जन्म होगा। तो क्या बोला है, योगेश का जन्मदिन कौन से वार को आएगा, तो योगेश का जन्मदिन कब आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, योगेश का जन्मदिन कब आएगा, 7 जनवरी। 7 जनवरी को जो योगेश का जन्मदिन आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, बट यहाँ ऑप्शन जो है 7 जनवरी को, 7 जनवरी को जो है ये योगेश का जन्मदिन आएगा, योगेश का जन्मदिन जो 7 जनवरी को होगा। इस प्रकार से आपको जो है लॉजिक लगाना है। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं अगर आपके पास उसकी बेसिक जानकारी रही तो। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा है बट आपको देखना जरूरी है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको जो है पूरी कंसेप्ट क्लियर होंगी। हो सकता था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके भी आपके लिए प्रस्तुत किया होता, बट मैं इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सभी इंफॉर्मेशन है ये आप तक एक साथ पहुंचना बहुत जरूरी था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग अब देखने वाले हैं कि इसमें बोला है कि 10 जनवरी 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक डिसोजा छुट्टियों पर था। 10 जनवरी 2012 से मतलब 10 भी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी छुट्टी का पहला दिन मंगलवार था, उसकी छुट्टी का पहला दिन क्या था, मंगलवार था। मतलब 10 तारीख को, 10 जनवरी को ही जो मंगलवार था, 10 जनवरी को मंगलवार था, मंगलवार था। इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% जो है आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे। ठीक है, तो 10 जनवरी को उसका मंगलवार था, छुट्टी भी 10 जनवरी शुरू हुई थी, तो जनवरी महीना 31 का होता है। तो टोटल दिन कितने बच गए, वो 21 और 1 22 दिन। जनवरी में 22 दिन, जनवरी में 22 दिन वो छुट्टियों पे था। ठीक है, 22 दिन। फरवरी में, फरवरी का पूरा ये जो है महीना कौन सा है, 2012 है, साल 2012 है, इसका मतलब 29। फरवरी के कितने महीने हो गए, दिन हो गए फरवरी के टोटल 29 दिन, 29 डेज छुट्टी पे था वो। अप्रैल तक था, मार्च महीना आपको पता है 31 का होता है, 31 दिन मार्च के। और अप्रैल के 20 अप्रैल तक, मतलब 20 तारीख भी आएगी, बराबर, 20 दिन, टोटल 20 दिन, अप्रैल के 20 दिन, टोटल 20 दिन। अब जोड़ दो, 2 9 11 12, 12 की 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 7 8 9 10, 102 दिन। 102 दिन जो है टोटल डिसोजा जी जो है क्या थे, छुट्टी पे थे, बढ़िया छुट्टी मना रहे थे। ठीक है, उसकी छुट्टी का पहला दिन मंगलवार था। पहला दिन कौन सा था, मंगलवार था, मंगलवार को था। तो वह जो है कौन से दिन कार्यालय में उपस्थित होगा। अब वो 20 अप्रैल को उपस्थित नहीं हुआ, 20 अप्रैल तक उसकी छुट्टी थी, वो 21 अप्रैल को उपस्थित हुआ, राइट। तो अपन अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दिन निकालेंगे। 102 दिन जो छुट्टी पे रहा, 102 दिन, 102 दिन को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 1 7, बचा कितना, 3, 32 बच गया। अब 728, 728 बचा कितना, 29 30 31 32, मतलब 4 दिन बच गए। कितने दिन बच गए, 4 दिन। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या आ जाएगा अभी, अब शनिवार, क्योंकि इतने दिन वो छुट्टी पे था तो हम लोग 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे।
तो वो जो है कब अपने जॉब पे आएगा। अभी 4 दिन आगे पढ़ लो इससे, मंगलवार से आगे चले जाओ 4 दिन। तो मंगलवार था, छुट्टी का दिन उसका एक्चुअली देखो, छुट्टी का दिन उसका 10 जनवरी को पहला दिन मंगलवार था, छुट्टी का पहला दिन, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये छुट्टी का दिन था, एक्चुअल छुट्टी कहां से लिया था उसने, अगर देखा जाए तो सोमवार से ही लिया था, बराबर है। तो यहाँ पर +1 डे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा +1 डे, क्योंकि वो जो है 20 तारीख को उपस्थित नहीं हुआ, वो जो है 20 अप्रैल को उपस्थित नहीं हुआ, वो 21 को हुआ। तो यहाँ पर एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 और 1 5। और हमको गिनना कहाँ से पड़ेगा, अभी छुट्टी उसने 10 जनवरी से लिया था, तो मंगल से नहीं गिनेंगे हम। अब कहाँ से गिनेंगे इसको एक्चुअली, क्योंकि ये दिन जो है हमने यहाँ पर गिन चुके हैं। तो हम लोग गिनेंगे 9 जनवरी का। 9 जनवरी को क्या था, सोमवार था। 9 जनवरी को क्या था, सोमवार था। तो सोमवार से जो है आगे 5 दिन जाएंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिन आगे जाएंगे। तो 5वें दिन जो है वो क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, मतलब वो शनिवार को उपस्थित होगा। चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार क्लियर बता दूं इसमें थोड़ा सा डिटेल में, और ठीक है, कि 10 जनवरी से छुट्टी पे गया था, बराबर है। हमने इसको यहाँ काउंट कर ली छुट्टियों में। बट वो एक्चुअली 9 तारीख को ही, 9 तारीख को लास्ट डे था, 9 तारीख को लास्ट डे था। तो 9 तारीख को कौन सा दिन हो गया, सोमवार हो गया, राइट। 9 तारीख को सोमवार हो गया। अब सोमवार से आगे गिनेंगे, ये छुट्टियों के दिनों में 4 दिन बच गए। और उपस्थित कब हुआ, 20 तारीख को नहीं हुआ, वो 21 को हुआ। वो एक दिन और ले लेंगे, 21 तारीख को भी लेना पड़ेगा ना। तो क्योंकि 21 तारीख का दिन निकालना है, जिस दिन उपस्थित हुआ, वो किस दिन उपस्थित हुआ वो निकालना है, कार्यालय में उपस्थित होने का दिन। तो यहाँ 4 + 1 करना पड़ेगा 5। और छुट्टी कब से लिया था उसने, सोमवार से ही छुट्टी पे चले गया था, मतलब सोमवार को लास्ट डे था उसका, ठीक है। और मंगलवार से छुट्टी पे था। तो सोमवार से हम लोग 5 दिन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा शनिवार। और शनिवार ये आपका राइट आंसर है, शनिवार ये आपका राइट आंसर। इस प्रकार से जो है यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 जनवरी को छोड़ देंगे और फिर 11 जनवरी से काउंट करेंगे। बाबा छुट्टी पे वो 10 तारीख से ही चले गया था ना, मतलब 10 तारीख को भी छुट्टी थी उसको, और 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक, मतलब 20 तारीख को भी छुट्टी थी उसको। मतलब वो छुट्टी पे कब से गया था, 9 तारीख को ही वो चले गया, 9 तारीख को ही जॉब करके चले गया था। तो 9 तारीख से हमको गिनना पड़ेगा, 9 तारीख को छोड़ के उसके आगे के दिन हमको काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 20 अप्रैल तक छुट्टी पे था, मतलब वो 21 अप्रैल को उपस्थित हुआ, तो 21 अप्रैल का दिन हमको निकालना था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ 1 प्लस कर दिया, 20 + 1 21 कर दिया। यहाँ पर 5 दिन हो गए, तो 5 दिन जो है आपको आगे बढ़ा देना है। यहाँ पर मंगलवार, यहाँ पे सोमवार था 9 तारीख को, ये 10 तारीख का दिन नहीं लेना है आपको, क्या लेना पड़ेगा, अभी 9 तारीख का दिन लेना पड़ेगा। जिस दिन से वो छुट्टी पे गया उस दिन का, उसके पहले कब तक वो ड्यूटी पे था, और ड्यूटी से फिर वो कब उपस्थित हुआ। तो यहाँ पर तो छुट्टी पे चले गया था ना, क्योंकि इसको हमने काउंट कर लिए। तो उसका दिन, लास्ट दिन क्या था, लास्ट दिन उसका एक्चुअली सोमवार था। तो सोमवार से आगे बढ़ेंगे हम। तो सोमवार से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको ये 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 5 दिन मतलब वो शनिवार को जो है अपने ऑफिस में हाजिर हो गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ लिए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो दिनदर्शी का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं, और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा।